ये स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 38 लेकर आए हैं, जो आपके बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर दोनों के अंदर चलता है। ठीक है, दोनों के अंदर ये किताब क्वांटम मैकेनिक्स नाम से और दोनों में ये चीज़ें चलती हैं। आज अपन देखेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है हर बार अपन पीछे चलते हैं। पार्ट नंबर 37 पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था पेरिटी ऑपरेटर क्या होता है, और पेरिटी ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया, जिसके लिए आइगन वैल्यू क्या हो जाए, +-1 हो जाए, किस प्रकार वो पोजीशन में चेंज होना, पोजीशन में चेंज होने कहलाता है पेरिटी ऑपरेटर। तो आप पार्ट नंबर 37 को अच्छे से देखिएगा। और आज पार्ट 38 में जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है यूनिट नंबर 3 बीएससी बीएड थर्ड ईयर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। आपके चल रही यूनिट नंबर 2 बीएससी सेकंड ईयर के B.Ed वर्जन कौन सी चल रही, यूनिट 2, मतलब यूनिट 1 और यूनिट, क्योंकि आपके 3 यूनिट ही होती हैं, यूनिट 1 और 2 दोनों मिलाकर आपके क्वांटम मैकेनिक्स है, और लास्ट वाली यूनिट 3 आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी। जबकि बीएससी B.Ed के अंदर ये चल रही यूनिट 3 स्टार्ट हो जाती है। आज अपन पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंदर। तो आज से अपने जो भी टॉपिक चलेंगे ना, बड़े बड़े टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन के। अब बड़े बड़े टॉपिक को आपको कैसे सोल्व करना, सबसे पहले आपको श्रोडिंगर समीकरण निकालनी है, फिर उसके बाद इसकी आइगन वैल्यू, आइगन फलन, ये तीनों चीजें निकालनी। तो अपना टॉपिक पहला हो जाएगा कि एक कोई आपके पास बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है, 1 डायमेंशनल बॉक्स है ऐसे, इसके अंदर अगर आपका कोई गतिशील है तो उसकी श्रोडिंगर समीकरण, उसके आइगन फलन, आइगन मान क्या होंगे। यहाँ से आपको बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, बीएससी थर्ड ईयर में भी पूछते हैं, बीएससी B.Ed थर्ड ईयर में पूछते हैं। इसलिए आप एक टॉपिक को ध्यान से समझिए, बाकी सारे टॉपिक इससे लिंक है। बस उसका जैसे एक वी में पढ़ेंगे फिर 3 डायमेंशनल आ जाएगा, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। तो यूनिट 3 है, चलो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। बीएससी B.Ed थर्ड ईयर के अंदर आपकी है यूनिट नंबर 3, आज शुरू होने वाली यूनिट 3, और आपका टॉपिक हो गया एक विमेय पूर्णतः ड्रिड बॉक्स है, उसमें कण की गति अपने को देखने। एक विमेय 1 डायमेंशनल पूर्णतः ड्रिड बॉक्स, रिजिड बॉडी है ना, एक विमेय पूर्णतः ड्रिड बॉक्स में कण की गति, मोशन इन 1 डायमेंशनल, एक विमेय पूर्णतः ड्रिड बॉक्स में कण की गति, मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशनल, ठीक है। 1 डायमेंशनल के अंदर आपका कोई पार्टिकल है, और उस पार्टिकल के अंदर दूर कण की गति बतानी है आपको, ठीक है। मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशनल परफेक्ट रिजिड बॉक्स, एक कोई आपका रिजिड बॉक्स है उसके अंदर है। तो मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशनल परफेक्ट रिजिड बॉक्स, ठीक। अब देखिए आप ध्यान से, एक कोई आपके पास बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर अपना कोई पार्टिकल है, वो किस प्रकार मूविंग करता है उसके अंदर, मतलब बाहर नहीं निकल पाएगा, उस बॉक्स के अंदर ही मूविंग करेगा। तो उसके लिए अपने को पढ़ना है उसकी कैसे, किस प्रकार सिचुएशन आएगी। तो चलो आइए अपन सबसे पहले इसका डायग्राम भी मैं आपको यहाँ अपलोड करवा देता हूँ, कि अपने पास एक ऐसे कोई स्टेप बन रही है, और ऐसे यहाँ पर है ना 2 दीवारें आपके पास, एक तो यहाँ हो गई ऐसे, और एक दीवार आपकी हो गई यहाँ पर ऐसे, ठीक है। 2 पर्टिकुलर दीवारें होगी आपके पास, और उसके अंदर अपना कण गतिशील है। आप चाहो तो इसकी थोड़ी और दीवार इसको बड़ी कर सकते हो आप, ये हो गया, ठीक है। आगे भी आप बढ़ा सकते हो ऐसे, ऐसे कंटिन्यू अपने पास दीवारें हैं। और इधर तो हो गया आपके पास Vx, उसकी स्थिति ऊर्जा, ठीक है, और इधर हो गया आपके पास x, ठीक है। यहाँ पर एक जगह तो आपका है x बराबर 0 और x बराबर a, x बराबर 0 और x बराबर a पर 2 दीवारें हैं, और अनंत दीवारें, यहाँ पर इन्फिनिटी आपके पास है ना, ये ऐसा डायग्राम बनेगा पूरा, अनंत दीवारें हैं, और एक m द्रव्यमान का कण है जो इधर उधर मूविंग हो रहा है, और इसके अंदर जो स्थिति ऊर्जा है Vx, वो कितना हो गया आपके पास 0। ये डायग्राम बनेगा आपका ऐसा, ध्यान से देखिएगा कि टॉपिक है आपका एक विमीय पूर्णतः रिजिड बॉक्स, ये आपका एक विमीय बॉक्स है, 1 डायमेंशनल एक बॉक्स बना दिया, उसमें कण की गति अपने को देखनी, ठीक है, कण की गति। तो आपका हिंदी में हो जाएगा, इंग्लिश में मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशनल परफेक्ट रिजिड बॉक्स। तो ये डायग्राम बन गया, इसमें x बराबर 0 से x बराबर a पर
ये बॉक्स की दो दीवारें हैं जो अनंत तक जा रही है, उसमें एक m मास का एक कण है। तो चलो आइए मैं आपको थ्योरी पॉइंट टू पॉइंट लिखाते जाऊंगा और आपको कैसे क्या चीज़ें देखनी। तो अपन सबसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि माना m द्रव्यमान का एक कण, माना m द्रव्यमान का एक कण, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दे देगा आपको m दे देगा, कि माना m द्रव्यमान का एक कण x के समांतर एक v में गति कर रहा है, x के समांतर। ये ध्यान रखिएगा, टॉपिक बड़े चलेंगे, काफी 4-4 5-5 पेज भरेंगे, लेकिन आपको जब बुक्स उठाकर देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ मैं सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रूप से आपके सामने लिख रहा हूँ, इसलिए 1-2 टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा, बाद में मैं भी डायरेक्ट लिखना शुरू हो जाऊंगा। कैसे क्या आया, अपने शुरू के 2 टॉपिक सोल्व कर दिए। तो अपने देखा कि माना m द्रव्यमान का एक कण x के समांतर, माना m द्रव्यमान का एक कण x के समांतर एक v में गति कर रहा है, 1 डायमेंशनल है ना, एक v में 1 डायमेंशनल गति कर रहा है, एक v में गति कर रहा है। आगे देखिएगा फिर वापस कि इस कण का तरंग फलन साई है, इस कण का वेव फंक्शन साई है। वेव फंक्शन क्या है, साई है। अपन ये बताते हैं इस कण का तरंग फलन कितना दे देगा आपको, साई है। फिर वापस आगे चलिएगा आप कि जो कि सीमांत प्रतिबंध, कुछ बाउंड्री कंडीशन होते हैं उनका पालन करता है, जो कि सीमांत प्रतिबंध जो है ना, इसके लिए क्या कंडीशन है वो, जो कि सीमांत प्रतिबंधु, जो कि सीमांत प्रतिबंधु एंड जिसको अपन बोलेंगे बाउंड्री कंडीशन, का पालन करता है, जो कि सीमांत प्रतिबंधों का पालन करता है। फिर उसके बाद आगे हो जाएगा आपके पास कि x बराबर 0 तथा x बराबर a पर, x बराबर 0 तथा x बराबर a पर विभव की दीवारें हैं जो वो क्या है, अनंत है। x बराबर 0 और x बराबर a पर विभव की दीवारें अनंत तक जा रही हैं, विभव की दीवारें अनंत तक जा रही हैं, अनंत तक जा रही हैं। ठीक है, डायग्राम में देखिए आप, x बराबर 0 तथा x बराबर a पर विभव की दीवारें पूरी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। फिर वापस आगे देखिए कि अतः कण की गति, अतः कण की गति x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य संभव है। अतः कण की गति जो है वो x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य संभव है, x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य संभव है। थोड़ी है ना, लिख लेता हूँ फिर मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। कण की गति क्या हो जाएगी आपकी, x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य संभव है। तो अगर आप गणितीय रूप में कण की पोटेंशियल एनर्जी दोगे, हाँ, तो गणितीय रूप में कण की पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक बार तो हो रही Vx बराबर 0 और एक बार क्या हो रही है आपकी Vx बराबर अनंत। अब ये कब होती है उसके लिए अपन आगे लिमिट लगाएंगे, व्हेन, जब ठीक है, और ये कब होगी, जब x है ना, ये आप ध्यान से देखिए, आप चाहो तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं अपन कि अपने पास जो है ना ये क्या चीज़ आएगी, इसको अपन बाद में देखेंगे। पहला आप है ना इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अंदर 0 हो जाती है, Vx बराबर 0, और यहाँ क्या है Vx बराबर अनंत है। कण की स्थिति जुड़ा, क्योंकि कण यही है आपका और धीरे धीरे आपको इससे बाहर नहीं जा सकता, बस इन 2 दीवारों के अंदर ही गतिशील होगा। तो ये चीज़ अपन ने लिखना भी इसलिए जरूरी होता है कि आपको पता, आप नोट्स बनाओगे जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में क्या आंसर लिखना पड़ता है, ये चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अपन ने यहाँ देखा कि माना m द्रव्यमान का एक कण है जो x के समांतर क्या हो रहा है, एक v में गति कर रहा है। तो इस कण का वेव फंक्शन क्या है, साई।
मान ले इस कण का तरंग फलन कितना अपने पास साई है। फिर उसके बाद देखिए जो कि बाउंड्री कंडीशन, जो भी सीमांत प्रतिबंध होती है ना, मतलब इसके मध्य समूह, उसका पालन करता है। फिर अपन ने देखा कि x बराबर 0 तथा x बराबर a पर ये जो विभव है उसकी दीवारें कहाँ तक जा रही, अनंत तक जा रही, बिल्कुल अनंत तक। तो अतः कण की गति x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य संभव है। यहाँ तक ठीक है। अब आप आगे देखिए, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ ये थ्योरी। अब अपने पास क्या हो जाएगा आगे कि अपन ऐसे सिचुएशन बता सकते हैं कि क्या हो जाएगी अपने पास कि कण की जो गति है वो x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य संभव है। तो अतः गणितीय रूप में कण की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, गणितीय रूप में कण की पोटेंशियल एनर्जी एक बार तो हो जाएगी देखो Vx बराबर 0, और एक बार क्या हो जाएगी आपको पता है Vx बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, जब, और ये क्या हो जाएगा जब, ठीक है, एक तो यह हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपके पास ये इसका जस्ट उल्टा क्यों आया आप देखिएगा भाई। Vx बराबर 0, Vx बराबर 0 कब होगा कि जब आपका x जो है ना, x के अकॉर्डिंग 0 से तो बड़ा x और a इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसके मध्य। फिर इसका जस्ट अपन ने उल्टा ये क्यों लिख दिया, तो अब आइए मैं पहले पॉइंट लिखता हूँ, उस पॉइंट से आपको ये समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मैं कण, अपन पॉइंट लिखेंगे ना, इस थ्योरी से आपको समझ आ जाएगा कि जब आपके पास ये लिमिटेशन होती है ना, तो उसमें कण एक स्वतंत्र कण की भांति व्यवहार करता है। मैं कण एक स्वतंत्र कण की भांति, स्वतंत्र कण की भांति व्यवहार करता है। जब तक यहां तक है तो अपना कण क्या हो रहा है, स्वतंत्र कण के रूप में व्यवहार करता है। लेकिन x बराबर 0 व x बराबर a पर कण पहुंचता है, a पर कण पहुंचता है ना, x बराबर 0 व x बराबर a पर कण पहुंचता है, तब v बराबर इन्फिनिटी के कारण, तब v बराबर इन्फिनिटी के कारण, v आपका क्या है अनंत है, तो v बराबर इन्फिनिटी के कारण उस पर गति की विपरीत दिशा में एक बल, उस पर गति की अपोजिट डायरेक्शन है ना, विपरीत दिशा में एक बल, उस पर गति की विपरीत दिशा में एक बल, फोर्स कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर F बराबर -dv/dx, ये फोर्स लगेगा, उस पर एक बल लगेगा F बराबर -dv/dx लगता है, जिसके कारण कण की गति की दिशा बदल जाती है, लगता है जिसके कारण कण की गति की दिशा क्या होती है, बदल जाती, जिसके कारण कण की गति की दिशा बदल जाती। अब समझिए आप ध्यान से, ठीक है, ये थ्योरी क्या लिखी, आइए डायग्राम में। एक कोई m द्रव्यमान का कण है जो x एक्सिस के समांतर गति कर रहा है। इस x एक्सिस पर अपन ने दो दीवारें बना ली, वन डायमेंशनल एक बॉक्स बना लिया, जिसमें इधर से आ रहा है तो 0 तक है यहाँ तक, और आगे चलेगा तो a से भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब कण की जो गति है वो इस लिमिट में हो जाएगी। 0 x है, 0 से तो बड़ा है, लेकिन a से क्या हो जाएगा छोटा, आगे से आगे अपन देखे जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट सिस्टम अपने ये लिख दिया कि गणितीय रूप में कण की पोटेंशियल एनर्जी Vx बराबर क्या होगी 0, जब ये कंडीशन होती। लेकिन एक अपन ने उल्टा कर दिया, कैसे कि या तो 0 बड़ा हो जाए या इसके बराबर हो जाए, या x से ये बड़ा हो जाए, इसका जस्ट अपोजिट बराबर। कैसे कि जब आपका कण इस प्रकार गति करता हो जाएगा, यहां से दीवार से टकराएगा और इस दीवार पर आपका Vx इन्फिनिटी, ध्यान रखिएगा इस दीवार पर आपका Vx क्या है इन्फिनिटी, जब इस दीवार पर टकराएगा तो दीवार से इस पर एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या होता है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में यही संबंध होता है F बराबर -dv/dx। तो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसकी डायरेक्शन वापस चेंज कर देगा। तो जब कण की डायरेक्शन ऐसे आ जाती है, तो ऐसे आने का मतलब इसकी लिमिटेशन भी चेंज हो गई, या तो उसके बराबर या इसका एरो वापस चेंज हो गया। इसी प्रकार इसमें भी देखिए आप, या 0 बड़ा 0 के बराबर हो जाएगी, ये चीज यहाँ पर वापस इस दीवार से टकरा के पुनः ऐसे जाएगा। तो आगे अपन ये लिखा कि इस कंडीशन में तो कण
एक स्वतंत्र कण की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, करता है। लेकिन x बराबर 0 व x बराबर a पर, इन दोनों दीवारों पर जब कण पहुंचता है तब v आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अनंत है। तो अनंत के कारण उस पर गति की विपरीत दिशा में एक बल F बराबर -dv/dx लगता है, जिसके कारण कण की गति की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। कण की डायरेक्शन पूरी क्या हो रही, चेंज हो रही है। तो अपन कर सकते हैं आगे कि अतः बॉक्स आगे लिखेंगे अपन, अतः बॉक्स जो ये लिमिट है ना तथा अतः बॉक्स ये कंडीशन के बाहर कण का कोई अस्तित्व नहीं होता है, के बाहर कण का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसके बाहर कण का कोई अस्तित्व नहीं होगा, के बाहर कण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब इस बॉक्स के बाहर कण का कोई अस्तित्व नहीं होगा, बॉक्स के बाहर कण का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अतः साई एक्स का मान बॉक्स के बाहर शून्य हो जाता है। अतः साई एक्स तरंग फलन है ना, उसका मान बॉक्स के बाहर शून्य हो जाता है। साई एक्स का मान बॉक्स के बाहर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। बॉक्स के बाहर साई एक्स कितना हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा, ठीक है। साई एक्स का मान यह है ना, ये डायग्राम आप कर सकते हैं, साई एक्स बराबर 0 कहां पर हो जाएगा आपका, बॉक्स के बाहर साई एक्स 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये पूरी थ्योरी ऐसे किस प्रकार ये पूरी आपकी लिमिटेशन बनी। ये जब Vx आपका 0, अंदर कोई कण की स्थिति नहीं होगी, जब दीवारों पर जाएगा तब ये टकराकर वापस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। जब Vx इन्फिनिटी हो जाता है तब आपके पास सिचुएशन ये आ जाती है, जैसे इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि बॉक्स के बाहर साई एक्स आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आइए अपन उसकी कण की तरंग फलन निकालेंगे। जब कोई कण आपका एक v में गति करता है एक बॉक्स के अंदर, उसकी तरंग फलन का किस प्रकार सिस्टमेटिक करेगा वो अपन निकालेंगे। यहाँ तक ठीक है। इसी प्रकार अपन ने 2 बार ब्लैक बोर्ड मिटाया, 2 बार थ्योरी लिखी। अब अपन आइए आगे आप कि अपन जानते हैं उसी के अनुसार अपन करेंगे। अब अपने पास क्या हो जाएगा, अब देखिए ये तो एक बॉक्स, 2 या 3 बॉक्स होते तो क्या हो जाता, ऊपर नीचे बॉक्स होते, ऐसे बहुत चलेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे उस शुरुआत पर जा रहे हैं। तो अपन लिखेंगे कि कण के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, अपने को पता है। कण के लिए टाइम डिपेंडेंट, समय आश्रित है ना, पहले अपन निकाल रखे श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। कण के लिए टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, तो टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, अपने को पता है, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर 0। ये होती पीछे निकालना आप टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर समीकरण। जब पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड हो तो क्या होती है, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर 0। चूंकि कण इस बॉक्स के अंदर है और बॉक्स के अंदर इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी, 0, बस वो दीवारों पर अनंत होती है। तो अपन आगे लिखेंगे कि चूंकि कण एक v में बॉक्स में है, चूंकि कण वन डायमेंशनल बॉक्स एक v में बॉक्स में है, चूंकि कण आपका क्या है, वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर है, तो अतः Vx आपका कितना हो जाएगा, 0। बॉक्स के अंदर आपका Vx कितना हो जाता है, 0, ठीक है। बॉक्स के अंदर अपना Vx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप वापस आगे चलिए, अपने पास क्या हो जाएगी कि Vx आपका 0 हुआ, तो आप अपन इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई बच जाएगा अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स बराबर 0, ठीक है। ये आपके पास समीकरण आ गई 2m ई एच क्रॉस स्क्वायर। फिर अपन यहां पर क्या करेंगे, माना 2m ई
अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बराबर के। देखिए जैसे इसको साइंटिस्ट ने जमाया, इसको सोल्व करके वैसे अपन का अपन करे। बस एक बार ये चीज़ें ध्यान में रखना, बार बार इसके कम से कम 6-7 टॉपिक है, सारे अपन पढ़ेंगे तो सारे में ऐसा कैसे करना, बस एक बार आपको ध्यान रखिएगा। टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, ये 0 होगा, फिर इस कोफिशिएंट को हमेशा अपन के मानेंगे। जब भी इस प्रकार की जो भी आपको टॉपिक सोल्व होगा, माना 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर कितना आपके पास के है, तो इस कंडीशन में आपकी समीकरण क्या बन जाएगी, के स्क्वायर है। ठीक है, तो आपकी समीकरण क्या बन जाएगी, ये वाली डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। इक्वेशन फर्स्ट बना दी, फिर अपन लिखेंगे कि माना समीकरण 1 का सामान्य हल निम्न प्रकार है। माना समीकरण 1 का सामान्य हल निम्न प्रकार है। माना समीकरण 1 का सामान्य हल निम्न प्रकार है, वो अपन लिखेंगे साई एक्स बराबर ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, इक्वेशन नंबर 2। बस यहाँ तक आप देखिएगा, ये आपको सारे टॉपिक में अपने को ऐसे कैसे ही याद करना पड़ेगा। क्या क्या अपन ने एक बार वापस समझिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला अपना टॉपिक लंबा है, तो अपने को बोर्ड को क्या करना पड़ता है, एरेज करना पड़ता है, इसलिए अपने पास स्पेस कम होता है, तो बार बार अपने को ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अपन ने देखा कि किसी कण के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती, अपने को पता है समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कि डेल स्क्वायर साई एक्स, पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में, वो कण का तरंग फलन एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, तो मैंने यहाँ पर एक्स जोड़ दिया, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर 0। ऐसे बनती समीकरण। फिर अपन ने देखा कि कण आपका 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर है, चूंकि कण एक वी में बॉक्स में है, तो यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा आपका वी एक्स, उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी 0। जब ये 0 हुआ तो आपकी समीकरण ऐसे बन गई, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई बच गया, ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कोई मान हो अपन के स्क्वायर मानेंगे इस टाइप के टॉपिक में। माना 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इस वैल्यू को सॉर्ट करने के लिए किसके बराबर हो गया, के स्क्वायर, तो आपकी समीकरण ऐसे बन गई डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। फिर अपन ये मान लिया कि माना समीकरण 1 का सामान्य हल निम्न प्रकार है। ऐसे ऐसे अपन हर बार करेंगे, तो समीकरण 1 का अपन सामान्य हल लिख दिया साई एक्स बराबर ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, जहाँ ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट, इसके मान निकालने। सारे के सारे टॉपिक ऐसे होंगे, ये सिस्टमेटिक किया, ये माना और मान के अपन सीधा इसका सामान्य हल लिखना, वो आ गया। यहाँ तक ठीक है। वापस मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ, इस समीकरण में ऊपर लिख लेता हूँ अपने पास जो है, अपने पास समीकरण आई हुई है, थोड़ा और स्पेस हो जाएगा ना, इसको मिटा देते अपन। टॉपिक आपका वही चल रहा है ना, एक वी में पूर्णतः ग्रिड बॉक्स में कण की गति, और मिटा देता हूं मैं। ठीक है, जो आया है उसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। डायग्राम थोड़ा रहने देते, बाद में मिटाएंगे, अभी डायग्राम ही अपने को जरूरत पड़ सकती है, इसलिए। तो अब देखिएगा, आप आगे क्या हो जाएगा आपके पास कि अपने पास समीकरण क्या आ गई, साई एक्स बराबर ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, इक्वेशन नंबर 2 यही थी, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, जहां ए व बी कॉन्स्टेंट है, जिनका मान बाउंड्री कंडीशन से ज्ञात करेंगे। जहां ए व बी कॉन्स्टेंट है, जिनका मान वही सीमांत प्रतिबंध है ना, बाउंड्री कंडीशन, जिनका मान बाउंड्री कंडीशन से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये सीमांत प्रतिबंध, इसमें ना डायग्राम में क्या क्या चीजें हो रही, उसके द्वारा अपन ए व बी निकालेंगे। तो अब आइए मैं ए व बी का मान निकालता हूं। तो इसी के अंदर अपन देखेंगे कांस्टेंट ए व बी के मान, कांस्टेंट ए व बी के मान, यहां तक रोक लिया। अब इसी के अंदर अपन निकालेंगे। ध्यान रखिए, अलग से टॉपिक नहीं, इसी के अंदर है ये टॉपिक आपका, उसी के अंदर अपन इसको अलग से नहीं, मतलब निकाल लेते फिर उसके अंदर मान पुट कर देंगे। तो कांस्टेंट ए व बी के मान निकालने, तो आपको पता है अपने पास दो कंडीशन है। क्या क्या है कि एक तो है आपके पास साई एक्स बराबर 0, और एक बार भी आपके पास साई एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0, जब x बराबर 0 और जब x बराबर a। कैसे कि इस दीवार पर
आप ध्यान से देखिएगा, अंदर क्या हो रहा है आपके पास, अंदर साई एक्स का मान है, तरंग फलन का मान, लेकिन अपने बाहर लिख रखा कि बाहर साई एक्स आपका क्या है, 0, क्योंकि इस दीवार के अंदर अंदर ही गतिशील होता है। एक्स बराबर 0 वाली ये दीवार है और एक्स बराबर ए वाली ये दीवार है। तो मैंने सही लिखा, देखो बाउंड्री कंडीशन कि साई एक्स आपका 0 होगा कब, जब एक्स भी आपका 0 हो। ये दीवार पर एक्स आपका 0, इधर वाला पार्ट सारा 0 है, तब आपका साई एक्स 0 है। और एक कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, साई एक्स बराबर 0 पुनः जब एक्स बराबर क्या हो, ए पर, यानी दीवार से लगाकर वहां तक आपका साई क्या है, आपका 0, और साई अंदर आ सकता है, लेकिन अंदर वी एक्स आपका क्या है, 0 है। ये चीज है। तो चलो ये अपन ये लॉजिक लिखा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फर्स्ट वाली कंडीशन। तो फर्स्ट वाली स्टेप से अपन सोल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि x बराबर 0 पर साई x बराबर 0, ये दोनों लगाने हैं ना, दोनों स्टेप्स लगाकर अपन मान निकालेंगे a और b के मान। तब समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से अपने पास क्या आ जाएगा, अपन वो देख रहे हैं, इसको अपन 2 स्टेप में बांट सकते हैं। x बराबर 0 और साई x बराबर 0, तब समीकरण 2 से अपने पास क्या समीकरण बन जाएगी, कि अपने पास समीकरण बनेगी कि 0 बराबर a साइन के 0 प्लस b कोस के 0, ठीक है, a साइन के 0 प्लस b कोस के 0। तो आपके पास यहां से एक मान आ जाएगा कि 0 बराबर 0 प्लस b, तो यहां से आप निकाल सकते हो कि b बराबर 0, एक कांस्टेंट आपका 0 हो गया। अब ध्यान रखिएगा, जब भी अपन ने इस समीकरण में 2 कांस्टेंट मानने अपन ने, अगर दोनों 0 हो गए तो मतलब ही क्या, अपन पढ़ते हैं ना, अपन ने मान लिया कि माना जो समीकरण 1 थी ना, उसका हल ये था, और जब अपन दोनों को 0 मान ले तो इसका मतलब फिर इस सोल्व करने का मतलब ही क्या रहा। तो अपन इसको ऐसे सेट करेंगे कि देखिए आप x बराबर 0 पर पहली स्टेप ये वाली लगी है ना, फर्स्ट स्टेप से पहली स्टेप लगाई कि x बराबर 0 पर आपका साई x भी क्या है, 0। जब x 0 साई x 0, तो समीकरण 2 से आप देखिएगा ये साई x 0, ठीक है, a साइन के x की जगह 0 प्लस b कोस के 0। अब आपको पता है साइन 0 0 होता है, लेकिन कोस 0 कितना हो जाता है, 1। तो यहां से आपके पास 0 बराबर 0 प्लस b, और यहां से b बराबर क्या हो गया, 0। अब आइए अपन सेकंड स्टेप से, तो अपन लिख सकते हैं समीकरण 2 से पुनः समीकरण 2 से अपने पास क्या समीकरण आ जाती है, साई x बराबर, जब ये तो 0 हो गया तो आपके पास क्या होगी, a साइन के x। इसको बना लीजिए आप समीकरण नंबर a, ये आगे काम आएगी। पीछे का तो पूरा 0 हो गया, अब अपने पास क्या हो गया, a साइन के x। अब अपने को निकालना a का मान, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दोनों कांस्टेंट 0 नहीं हो सकते, तो अब मैं निकालूंगा a का मान। तो वापस वही सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप आपकी क्या कहेगी कि पुनः, ये डायग्राम मिटा रहा हूं ना भाई, इस डायग्राम की जरूरत नहीं, आप समझ लेना, डायग्राम मिटा रहे हैं अपन। तो अब ये वाली स्टेप मैं काम में लूंगा सेकंड, पुनः जब x बराबर a पर साई x बराबर 0, सेकंड स्टेप काम में ले रहे हैं। तो वापस वही समीकरण 2 से तब समीकरण 2 से आप देखिएगा क्या हो जाएगी आपके पास, समीकरण 2 से ये रही ये 0 साई x 0 बराबर a साइन के x, तो के ए प्लस b कोस के ए। अब अपने को ऑलरेडी पता है b बराबर 0, एक कांस्टेंट आपका 0 हो गया, b 0 हो गया, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। जब b 0 आपका, तो आपकी समीकरण हो जाएगी आपके पास a साइन के ए बराबर 0। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर a 0 नहीं होगा, ठीक है, एक तो हो गया, तब अपने पास a इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा आपके पास देन साइन के ए बराबर 0, ठीक है ना, a इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन साइन के आपका कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अपन लगाएंगे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन लगाएंगे और फिर इस a को सोल्व करेंगे। ऐसे a निकालना अपने को, ये तो साइन के तो आपका 0 हो जाएगा, n पे अपन निकाले, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0, अब अपन a का मान निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ कि कांस्टेंट a का मान ज्ञात करने के लिए, कांस्टेंट a का मान ज्ञात करने के लिए
नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती ना, उसी के शर्त। कांस्टेंट ए का मान ज्ञात करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की शर्तानुसार, द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, प्रसामान्यकरण की शर्तानुसार, द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। प्रसामान्यकरण की शर्त के अनुसार, प्रसामान्य की शर्त होती ना, इंटीग्रल का साइन साई स्टार साई dx बराबर 1, यही होती है प्रसामान्यकरण। उसको लगा सकते हैं भाई 1 है तो 1 की जगह अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो उस प्रकार अपन इसका मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? प्रसामान्यकरण की शर्त के अनुसार। यहाँ तक ठीक है। एक बार आप वापस समझिएगा, अपने पास क्या क्या चीजें आई। अपन ने समीकरण एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण थी, उसका हल ये लिख लिया सीधा, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। के किसके बराबर आपको पता है, 2m अपॉन h स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बार एक टॉपिक आप दिमाग में बैठाइए, सारे सिस्टम उसी से लिंक है। एक टॉपिक अपना दिमाग में बैठ गया तो सारे टॉपिक आपको अच्छे से सोल्व होते जाएंगे। तो अपन ने देखा कि ए व बी का मान, जो ए और बी कॉन्स्टेंट है ना, उनका मान बाउंड्री कंडीशन से ज्ञात करेंगे। तो अपने पास ये हुई कॉन्स्टेंट ए व बी के मान। साई एक्स बराबर 0 जब x बराबर 0, दीवार पर भी होगा, एक बराबर होगा साई एक्स बराबर 0 जब x बराबर भी क्या हो ए। ये दोनों अपने को कंडीशन लगानी है ना, तो दोनों कंडीशन सबसे पहले ये वाली ली। फर्स्ट x बराबर 0 पर साई एक्स 0, दोनों समीकरण 2 से होंगे। तो देखिए आप 0 बराबर a साइन के 0 प्लस b कोस के 0, ठीक है। तो साइन 0 वैसे ही 0 होता है, तो आपके पास b 0। तो अपन ने फर्स्ट वाली स्टेप लगाई, ये वाली शर्त, तो b 0 आ गया। इसका मतलब एक कॉन्स्टेंट 0 हो गया तो दोनों कॉन्स्टेंट 0 नहीं होंगे, ये भी श्योर है। तो अपन वापस समीकरण 2 से इसको क्या लिख सकते हैं, साई एक्स बराबर a साइन के x। अब इसका अपन उपयोग करेंगे, इसको अपन सोल्व करेंगे। समीकरण आपकी बन गई a। यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड वाली स्टेप, ये बाउंड्री कंडीशन लगाई, तो अपन ने लिखा कि पुणे जब x बराबर a पर साई एक्स आपका क्या हो 0, तब समीकरण 2 से वापस क्या हो जाएगा, वही समीकरण 2, 0 बराबर a साइन के a प्लस b कोस के a। x की जगह अपन ने कितना लिख दिया, a लिख दिया, जैसा कि अपने को पता है। फिर अपन को पता है कि b आपका ऑलरेडी 0 है, तो ये 0 हो गया, तो आपके पास समीकरण बन गई यहाँ से a साइन के बराबर 0। लेकिन a नॉट इक्वल टू 0, जब a कॉन्स्टेंट ही 0 हो गया तो इस समीकरण मानने का मतलब ही क्या है, तो साइन के बराबर 0 लिख सकते हैं। अब अपन आगे क्या लिखा, कॉन्स्टेंट a का मान ज्ञात करने के लिए द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, प्रसामान्यकरण की शर्त के अनुसार। तो इधर से मैं मिटा रहा हूँ ना ये स्पेस, और मैं आगे यहाँ पर सोल्व करूंगा इसको। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा है ना। प्रसामान्यकरण शर्त की क्या होती है कि 0 से इसी के मध्य समूह है साई स्टार एक्स साई एक्स dx बराबर 1। ये होता है, अपन लिखते रहते देखो कि साई स्टार साई dx बराबर 1, ये होती है प्रसामान्यकरण की शर्त। एलेनफेस्ट थ्योरम में इसका बहुत यूज लिया। यहाँ पर क्योंकि पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन वन डायमेंशनल, तो इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, साई स्टार एक्स साई एक्स dx बराबर 1। अब समीकरण ए है ना, उससे समीकरण ए क्या आपकी, वो मान अपन यहाँ लिखेंगे। समीकरण ए अपने पास आई हुई है कि साई एक्स बराबर ए साइन के एक्स। पीछे का मिटा देता हूँ ना, ये सारी चीजें का अपना यहाँ रोल नहीं रहेगा, मिटा रहा हूँ मैं। अपने पास समीकरण आई हुई है तो उसको अपन लिख लेते हैं। ए साइन के एक्स, इस समीकरण का उपयोग अपन यहां करेंगे। तो आप उपयोग करिए इस समीकरण को। आप कैसे लिख सकते हो, बबल है साई स्टार एक्स, साई एक्स का मतलब ही क्या है, साई स्क्वायर। इसका मतलब ही क्या होता है, साई स्क्वायर, यानी वेव फंक्शन का स्क्वायर है। और जब अपन उस तरंग फलन के स्क्वायर को खोल देते, एक बार उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट स्टार आएगा और एक बार सिर्फ साई होता है, यही चीज है। तो ये मान आप यहां पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 0 से ए स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैं एक बार ए निकालूंगा। जब भी अपन टॉपिक सोल्व करेंगे बी आपका हमेशा 0 जाएगा, ए का मान सीधा एक बार में निकाल रहा हूं, फिर वहां पर अपन डायरेक्ट पुट करेंगे। तो आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स, इसका मान रख लिया ऐसे स्क्वायर करके, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स dx बराबर 1। ठीक है, ये समीकरण दिए अपने पास, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स dx बराबर 1। अब आप एक काम कीजिए, फॉर्मूला होता है उससे आप सोल्व कीजिए। तो ए स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, ए स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया आपके पास 0 से ए साइन स्क्वायर के एक्स डॉट dx बराबर 1। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास कि cos 2 के एक्स हो, cos 2 के एक्स हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2, इस फॉर्मूले को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
के एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर के एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 के एक्स अपॉन 2। ये होता है फॉर्मूला, कोस 2x बराबर ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एक्स। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर के एक्स निकालो, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 के एक्स अपॉन 2। वही मान मैं यहाँ लिखूंगा, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 0 से a, इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस 2 के एक्स अपॉन 2 dx बराबर 1। समझ में आ गया, ऐसा आया। अब आप एक काम कीजिए, 2 को बाहर निकाल दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 और अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले एक का हो जाएगा x माइनस कोस का कितना हो जाता है आपको पता है साइन, तो आप करोगे x माइनस साइन 2 के अपॉन 2 के, x माइनस साइन 2 के एक्स अपॉन 2 के, ठीक है। 0 से a बराबर 1, लिमिट लग गई आपकी 0 से a बराबर 1। अब आप लिमिट लगा दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा आगे ए स्क्वायर बाई 2 a माइनस साइन 2 के a अपॉन 2 के, और 0 लगाएंगे तो ऐसे 0 हो जाएगा बराबर 1, ठीक। अब आपको पता है ये भी वापस 0 हो जाएगा। ऑल ओवर अपन देखते हैं ना, एक आपके पास लिमिट होती है कि साइन 2 के एक्स बराबर 0 होता है, अपन लिख सकते हैं ना ऐसे, चूंकि साइन 2 के a बराबर 0 ऑल ओवर 1 2 3 आ गया, तो इसीलिए साइन 2 के a भी क्या हो जाएगा आपका 0। ये पूरा आपका लिमिटेशन पता है, तो ये आपका मान पीछे का पूरा कितना हो जाएगा, आपका मान 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो गया तो आपके पास फाइनली क्या बच गया, आपके पास बच गया यहाँ से ए स्क्वायर बाई 2a बराबर 1, ठीक है। और यहाँ से आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 2 बाई a, ठीक है। और a बराबर क्या हो जाएगा √2a। बस ये a का मान आ गया। और इसको आप समीकरण 2 या एक समीकरण और बनाई थी अपन ने, इसी को सोल्व करके एक छोटी समीकरण आई थी अपने पास, समीकरण नंबर a के साई x बराबर a साइन के x, इसको और सॉल्व करके आई थी समीकरण नंबर a, यहाँ से भी अपन सोल्व कर देते। देखिएगा आप किस प्रकार अपने पास a का एक छोटा सा मान हो जाता है √2/a। तो आप ऐसे सोल्व करोगे ना, तो ऐसे सोल्व करने में अपने पास बिल्कुल इजी वैल्यू आ जाएगी ऐसे। तो चलो आइए अपन ने क्या किया, एक बार वापस समझिए आज कि कांस्टेंट a व b का मान अपन ने बाउंड्री कंडीशन जो दोनों कंडीशन लगाई, तो एक b तो हो गया आपका 0। जब अपन इस प्रकार का लॉजिक सोल्व किया, आपका b कांस्टेंट क्या हो गया 0। जब b 0 हो जाता है तो आपका सिर्फ ये बचा, और ये भी देखा a 0 नहीं हो सकता, तो a 0 नहीं होने के लिए इसका मान नॉर्मलाइजेशन कंडीशन प्रसामान्यकरण की शर्त के अनुसार अपन ने इसको सोल्व किया। तो आपको पता प्रसामान्यकरण की शर्त ये होती है 0 से a साई स्टार x साई x dx बराबर 1, ये लिख लिया। अब आपको पता साई x ये रहा समीकरण a जो आई हुई ना वो वाली, तो a साइन की x, b 0 हो गया तो इसी का एक पार्ट ये और बन गया अपने पास, है ना। तो अब अपने को पता है कि 0 से a इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स dx बराबर 1, ठीक है। a स्क्वायर को अपने बाहर निकाल लिया, 0 से a साइन स्क्वायर के एक्स dx बराबर कितना हो गया 1। एक फॉर्मूला होता है आपको पता है cos 2 के एक्स हो बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एक्स, ये होता है cos 2 के एक्स हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एक्स, या साइन स्क्वायर के एक्स बराबर यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर के एक्स निकालो तो 1 माइनस cos 2 के एक्स अपॉन 2 नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला अपन ने इसकी जगह लिखा कि 1 माइनस cos 2 के एक्स अपॉन 2 dx बराबर 1, ये बन गया। फिर अपन ने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो a स्क्वायर तो आपका ऐसा कैसे ही 2 भी आपका बाहर आ गया, a स्क्वायर बाई 2, और एक का हो गया x माइनस कोस का कितना हो जाता है साइन 2 के x बाई 2 के, 2 भी नीचे आ जाएगा जो पावर होगी 0 से a। अब अपन ने लिमिट रख दी, सबसे पहले a रखा, a माइनस साइन 2 के अपॉन 2 के माइनस 0 बराबर 1, क्योंकि पीछे वाला सारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी ऐसे, साइन 2 के x ऑल ओवर x कितना हो गया 0 1 2 3 होता है ना उसके अंदर आ गया, तो इसी प्रकार साइन 2 के भी आपका कितना हो जाएगा 0। आप मैथ्स के बच्चे हो, आपको वैसे भी ये जो होता है ना लॉजिक वो पूरा आपका पता होता है किस प्रकार साइन 2 के x और आपका साइन 2 के कितना हो जाता है आपका 0। जब ये मान आपका 0 हो जाता है तो आपके पास क्या बच गया यहाँ से a स्क्वायर बाई 2, ये a बचा हुआ बराबर 1, तो यहाँ से a स्क्वायर निकल कर 2 बाई a, और कांस्टेंट a का मान कितना हो जाएगा √2/a। अब ये माइंड में बिल्कुल बैठा देना, आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि जब एक वी में बॉक्स में जब कोई कण गति करता है तो उसका कांस्टेंट a का मान कितना होगा, कांस्टेंट a कितना होगा √2/a। और फाइनली अब अपनी लास्ट में लाइन आ जाएगी कि अतः, यहाँ से मिटा रहा हूँ ना, अतः एक वी में बॉक्स में, अतः एक वी में बॉक्स में
कण का तरंग फलन कितना हो जाएगा, एक विमेय बॉक्स में कण का तरंग फलन, समीकरण ए से है ना, सीधा अपन समीकरण ए से लिखेंगे, साई एक्स, एक विमेय बॉक्स में कण का तरंग फलन कितना हो जाएगा, साई एक्स बराबर √2/a साइन के एक्स। बस ये अभी एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको पूछ ले कि जब कोई कण एक विमेय बॉक्स में गति करता है तो उसका तरंग फलन कितना हो जाएगा, ठीक है, तो एक विमेय पूर्णतः ड्रिट बॉक्स में कण का तरंग फलन, डायग्राम बनाया कैसे, फिर डायग्राम का बना वो थ्योरी के बाद अपने को सीधा वही टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण, सारे टॉपिक ऐसे होंगे, श्रोडिंगर समीकरण लिखी, फिर k बराबर 1 मान लिया, k बराबर मान लिया, फिर माना समीकरण ए का व्यापक हल ये लिखा, और ये लिखने के बाद जो कांस्टेंट a और b आए, देखो सिस्टमेटिक तरीके से अपन कैसे चले, जो अपने पास कांस्टेंट a और b आए उनके अपने मान निकाले, कैसे मान निकाले, b तो आपका 0 हो गया, a आपका क्या रहा, जो पूरी प्रसामान्यकरण की शर्त लगी, और प्रसामान्यकरण की शर्त लगने के बाद a आपके पास इतना हो जाता है। फिर अपन ने देखा कि जब कोई कण आपका एक विमेय बॉक्स में गति करेगा तो उसका तरंग फलन कितना हो जाएगा, साई एक्स बराबर √2/a साइन की एक्स। ठीक है, एक बस ये मान ही आ गया। अब अपन इसके निकालने आइगन फलन और आइगन मान। जब ये पूरा हो जाएगा तब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे लिखना होता है, कैसे क्या करना होता है। तो आज का क्वेश्चन आपका ऐसे होगा कि एक विमेय बॉक्स में कण का तरंग फलन के लिए श्रोडिंगर समीकरण बताइए। जब कोई कण आपका एक विमेय बॉक्स में गति करेगा तो उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है ये आपको बतानी है। तो आज के लिए से बस इतना सा ही। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।